Hello. So let's start. Our first question is, as is a landscape to a blind man's eye appear in। ये लाइन कहाँ पे अपेयर होती है? तो ये लाइन है टिंटन एवे की, विलियम वर्ड्सवर्थ की है ये, लिरिकल बैलेट्स की लास्ट पोएम है। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे लैंडस्केप ना बहुत उनकी आउट ऑफ साइट है, मतलब काफ़ी दूर हो गई है, बट वो अभी भी उससे सेपरेट नहीं हुए। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं मतलब इस बात को, एज इट इज़ ए लैंडस्केप टू ए ब्लाइंड मैंस आई। जो वो है स्पीकर है मतलब वर्ड्सवर्थ है, हैज़ नॉट कम्प्लीटली फॉरगॉटन इट, वो इसको भूले ही नहीं है और ना ही इसके लिए क्या हुए हैं, बीन ब्लाइंडेड टू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरिएट बाय होम। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने थे, ये सबको पता है, लेकिन किसके द्वारा बने थे, मतलब उस समय किसका शासन था? तो उस समय शासन था क्वीन विक्टोरिया का। एक्चुअली में हुआ क्या था, सदी की डेथ हो गई थी 1843 में, 21 मार्च 1843। तो 10 दिन बाद क्वीन विक्टोरिया ने ऑफ़र किया था, बैकेंट पोस्ट हो गई थी ना, सदी थे पहले पोएट लॉरिएट, तो उनकी पोस्ट जब बैकेंट हो गई, जब वो सदी की डेथ हो गई 1843 में, तो क्वीन विक्टोरिया ने ये पोस्ट उनको ऑफ़र कर दी विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो तब विलियम वर्ड्सवर्थ बन गई 1843 में, 1843 में, ठीक है। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना था, ये भी याद रख लेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद बने थे टेनिसन 1850 में, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने कैसे याद किया था मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले सदी यानी कि एस, फिर बीच में विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर टी यानी कि टेनिसन, एस टी ऐसे चलता है ना अल्फ़ाबेट, तो उसी सेंस में मैंने याद कर लिया। पहले सदी, फिर बीच में विलियम वर्ड्सवर्थ आ गए और फिर टेनिसन, याद रखेंगे ऐसे ही। ओके, और जॉन ड्राइडन जो थे वो फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नोट द फ्यूरियस विंटर्स रेज, दो दाई वर्ल्डली टास्क हैज़ डन, होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेज। ये लाइन कहाँ से है ये बतानी है। ये लाइन है सिमलिन की। सिमलिन शेक्सपियर का है, सबको पता है। मतलब जो ये वो है सिमलिन है, मतलब उसमें वो रीएश्योर करा रहे हैं डेथ पे कि फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन। जो डेथ है ना, मतलब उसे ना नथिंग कैन टच, अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, सन की हीट से का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मरने के बाद कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है ना। नोट द फ्यूरियस विंटर रेज, ना ही उसे विंटर का मतलब ठंड का क्रोध देखना पड़ेगा, गुस्सा। दो द वर्ल्डली टास्क हैज़ डन, होम आर्ट गोन एंड टेकन दाई वेजेज। कहने का मतलब यही है कि ये रीएश्योरेंस है डेथ पे, कि डेथ के बाद जब किसी की डेथ हो जाती है, नथिंग कैन टच द डिकीज्ड, अब कोई उसे टच नहीं कर सकता। नोट सन, ना ही कोल्ड, ना थंडर सम, मतलब कोई मोनार्क, कोई अत्याचारी, नॉट इवन घोस्ट, बिचेस, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए फियर नो मोर मतलब अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिमलिन की लाइन है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइन। लंदन पहुंच के 1587 में शेक्सपियर ने क्या ज्वाइन कर लिया था ये बताना है। तो 1587 में उन्होंने ज्वाइन कर ली थी बर्वेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, ऐसा कहा जाता है। मतलब 1587 में ना ही लेफ्ट हिज फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी थी और ज्वाइन कर लिया था बर्वेज की कंपनी को, प्लेयर्स की थी लंदन में। और 1587 से तो याद आ गया आपको, एक क्वेश्चन मैंने कल पढ़ाया था ईयर से रिलेटेड ही, कि जो समय था बिटवीन 1585 टू 1592, वो ऐसा रेफर किया जाता है, मतलब ऐसा व्यक्त किया जाता है कि वो उनके शेक्सपियर के लोस्ट ईयर कहलाए जाते हैं, शेक्सपियर की लाइफ के, क्योंकि उस समय उनका कुछ भी ऐसा फेमस वर्क या कुछ उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता। याद रखना है 1585 से लेके 1592 तक ये जो पीरियड है इस समय का, इसको लोस्ट ईयर में काउंट किया जाता है शेक्सपियर की। ओके, नेक्स्ट, आर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज़ द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर वाई। ये फ्रेज किसने बोली है शेक्सपियर के बारे में? ये बोली है
एस्ट्री कॉलरिज ने। अच्छा, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई किसी के पास हैविंग इननंबरेबल फेज, बहुत ज़्यादा थे शेक्सपियर पे। शेक्सपियर ने जो भी लिखा है काफ़ी सारे उसमें एस्पेक्ट आए हैं, वेरिएशन आए हैं, तो तब बोला है एस्ट्री कॉलरिज ने शेक्सपियर के बारे में। वैसे भी आपने देखा होगा, अगर हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर मतलब कोट पे, थॉट पे कहीं ना कहीं शेक्सपियर का इफ़ेक्ट है, वो कहीं ना कहीं शेक्सपियर से प्रभावित है, उससे अफेक्टेड है। तो इसलिए ये बोला है शेक्सपियर के बारे में कि एस्ट्री कॉलरिज ने इननंबरेबल फेज देखे हैं हमने शेक्सपियर के, एस्पेक्ट है उनके, वेरिएशन भी है, काफ़ी सारे आए हैं उसमें शेक्सपियर के वर्क में, तो ये सब इसलिए एस्ट्री कॉलरिज ने बोला है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। आई एम ए फूल टू बी एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ, मतलब आई एम ए फूल, मैं मूर्ख हूँ, टू बी एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ, मतलब मैं उस बात पे रो रही हूँ, वॉट आई एम ग्लैड ऑफ, जिस पे मुझे क्या होना चाहिए? ग्लैड, मतलब खुशी होनी चाहिए। हु इज़ द स्पीकर, कौन बोल रहा है ये लाइन? ये लाइन मिरांडा ने बोली है। मिरांडा कहाँ पे आती है, कौन से प्ले में? अच्छे से पता है, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट शेक्सपियर का मतलब लास्ट प्ले माना जाता है, 1611 में आया था, तो ये मिरांडा ने बोली है, याद रखना है बस आपको। ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, हु सेज, ये लाइन, ये कोट कहाँ की है? ये हैमलेट की है, हैमलेट नहीं बोली है ये ना, उसके फर्स्ट वर्ड्स हैं हैमलेट के, मतलब जब वो बोलता है वो मतलब हैमलेट की फीलिंग होती है इसमें, वो कहना चाह रहा है क्लाउडियस के बारे में कि ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, मतलब अब जो क्लॉडियस है, हैमलेट का जो चाचा है, उसकी मदर ने शादी कर ली ना उसके चाचा से, तो वो कहना चाह रहा है कि क्लाउडियस इज़ मोर देन जस्ट हैमलेट अंकल, मतलब अब वो उसके लिए उसके अंकल से ज़्यादा हो गया। ही इज़ नाउ हिज स्टेप फादर, अब उसका सुतेला पिता हो गया ना, तो बोल रहा है वो ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये मतलब इस कोट के थ्रू उन्होंने बोलना चाहा है क्लाउडियस के लिए। नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज हिपोलिटा अपीयर, किस प्ले में शेक्सपियर की हिपोलिटा आती है? तो मिडसमर नाइट ड्रीम आती है, फेरी वाला है ये प्ले, आपको पता होगा 1595-96 के अराउंड आया है, जिसमें मतलब उसकी जो ड्यूक ऑफ एथेंस था, थीसस और हिपोलिटा, उनकी शादी का वो है, उसके सराउंडिंग रहती है सारी, समरी तो पढ़ी होगी आपने। हाँ, और हैजलिट ने इस प्ले के बारे में बोला है, मिडसमर नाइट ड्रीम के बारे में याद रखना है, ए डिलाइटफुल फिक्शन, क्या बोला है? ए डिलाइटफुल फिक्शन। और सैमुअल पीप्स ने क्या बोला है इस प्ले के बारे में? सैमुअल पीप्स ने बोला है मोस्ट इंसिपिड प्ले, मिडसमर नाइट ड्रीम को, मतलब मोस्ट इंसिपिड प्ले है ये, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है सैमुअल पीप्स ने। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। व्हाट इज सबटाइटल ऑफ पेरिक्लीस, पेरिक्लीस का सबटाइटल क्या है? याद रखना है, प्रिंस ऑफ ट्राइवेयर। किसने लिखा था? शेक्सपियर ने। इसकी ऑथरशिप के बारे में थोड़ा डाउट भी है, तो मतलब डाउट था, तो ये जो है इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो, फर्स्ट फोलियो आया था ना 1623 में, तो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, मतलब 4 ऑप्शन आए हैं, उस पर बताया, उसमें 4 ऑप्शन में दिया है कि कौन सा प्ले इंक्लूड नहीं किया गया था फर्स्ट फोलियो में, तो उसका आंसर पेरिक्लीस है, याद रखना है, PERICLES। हाँ, तो याद हो गया, इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। अच्छा ठीक है, मतलब उसकी ऑथरशिप पर डाउट था कि ये शेक्सपियर का है नहीं, इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया था ये, लेकिन ये इंक्लूड कब किया गया था ये तो याद रखना है, तो इट वाज इंक्लूडेड इन द सेकेंड इशू ऑफ द थर्ड फोलियो ऑफ 1664। ओके, याद रहेगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, इट वाज इंक्लूडेड इन द सेकेंड इशू ऑफ द थर्ड फोलियो ऑफ 1664। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। इफ़ इट बी ट्रू दैट गुड वाइन नीड्स नो वश, दिस ट्रू दैट ए गुड प्ले नीड्स नो एपिलॉग, ये लाइन बतानी है कहाँ से। ओके, अगर ये सच है ना, इफ़ इट बी ट्रू दैट गुड वाइन नीड्स नो वश, तो दिस ट्रू, तो यह भी सच है कि ए गुड प्ले, एक अच्छे प्ले को कोई एपिलॉग की ज़रूरत नहीं है, ये एज यू लाइक इट की लाइन है।
इसमें मतलब ये बोला जा रहा है इनडायरेक्टली कि अगर कुछ अच्छी क्वालिटी का है ना समथिंग, या फिर कुछ वैल्यूबल है, तो उसे कुछ एडवर्टाइजिंग की या प्रमोशन की ज़रूरत है ही नहीं। यही बोला है इन्होंने। अगर गुड अच्छी वाइन को ज़रूरत नहीं है, नीड्स नो बस, तो ये भी सच है कि एक अच्छे प्ले को एपिलॉग की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ अगर अच्छा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली मार्केट में चलेगा, ये बोला है इसमें एज यू लाइक इट में शेक्सपियर ने। नेक्स्ट, हु कॉल्स हैमलेट ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडलिज्म। याद रखना है ये AC ब्रैडली ने लिखी है ना शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडलिज्म किसने बोला है, याद रखना है। हैमलेट के ऊपर ये हैमलेट के मतलब हैमलेट जो प्ले है उसके ऊपर ये कमेंट है, AC ब्रैडली ने बोला है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इससे, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन हैमलेट को किसने बोला है, तो हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कोलरिज ने बोला है। अच्छा, हमें ना कोलरिज के साथ साथ कहीं कहीं कोलरिज अगर ऑप्शन में ना हो तो हम सहगल पे जाएंगे, सहगल ने भी बोला है, याद रखना है कि ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन हैमलेट को किसने बोला है, कोलरिज ने और सहगल ने। ओके। अच्छा, T.S. इलियट ने क्या बोला है हैमलेट को, T.S. इलियट ने हैमलेट को बोला है द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। अच्छा, T.S. इलियट ने ना अपने ऐसे, उन्होंने एक ऐसे लिखा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, वो ऐसे आया था उनका 1919 में। उसमें ना हैमलेट को उन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। इसकी वजह से ड्यू टू लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, उसकी कमी की वजह से, ऑब्जेक्टिव कोलेटिव की वजह से, कमी की वजह से। अब ये मैंने ऑलरेडी बताया है इसके बारे में जो अभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि T.S. इलियट ने अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में जो 1919 में आया था, हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। अच्छा, किस प्ले को आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है, शेक्सपियर के कोरियोलिनेस को। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, फुल फैदम फाइव दाई फादर लाई, वेयर डू वी फाइंड दिस लाइन। बहुत ही मतलब काफ़ी पॉपुलर लाइन है, याद रखना है, टेम्पेस्ट की है। शुरुआत में है ये सेकंड स्टैंजा के, और इसमें ना एड्रेस किया गया है फर्डिनांड को। फर्डिनांड प्ले में आता है ना, हु जो है विद हिज फादर, अपने पिता के साथ, हैड जस्ट गोन थ्रू ए शिपरैक, मतलब एक जहाज की तबाही से अभी निकला है, मतलब उसके थ्रू के उसने फेस किया है वो, जिसमें जो है इन विच जो उसके फादर हैं वो क्या हो गए हैं, ऐसा सपोज किया जाता है, मतलब माना जाता है कि वो क्या हो गए हैं, डूब गए हैं। तो इसलिए बोला है फुल फैदम फाइव दाई फादर लाई, मतलब उसके फादर को माना जाता है ना कि वो ड्रॉन हो गए हैं, मतलब डूब गए हैं शिपरैक में, जहाज की तबाही में। तो टेम्पेस्ट है, याद रखना है आपको, 1611 में आया था। दिस इज़ कंसिडर्ड द लास्ट प्ले बाय शेक्सपियर, और जो किसी का लास्ट वर्क होता है उसको बोलते हैं सॉन्ग। ओके, याद रखना है, ये भी सॉन्ग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, शेक्सपियर लेफ्ट द अनफिनिश्ड प्ले। शेक्सपियर के उस प्ले का नाम बताना है जो अनफिनिश्ड छोड़ दिया था, वो था टाइमन ऑफ एथेंस, 1607 में आया था ये। और इसको एक क्वेश्चन हो रहा था इससे रिलेटेड कि ट्रेजेडी ऑफ मिसेंथ्रोपी किसे बोला जाता है, तो वो टाइमन ऑफ एथेंस को ही बोला जाता है, ट्रेजेडी ऑफ मिसेंथ्रोपी। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, मैन शट देयर डोर्स अगेंस्ट ए सेटिंग सन। ये लाइन किसकी है, एपिमेंटस की है। ओके, इसको कभी कभी स्पेल ऐसे भी कर दिया जाता है, APERMANTUS। एक फिलोसफर है ये, इसी का है, किस प्ले का, टाइमन ऑफ एथेंस का ही है, याद रखना है। क्या ये लाइन क्या है, काफ़ी टाइमन ऑफ एथेंस की काफ़ी पॉपुलर लाइन है ये। मैन शट देयर डोर्स, लोग ना दरवाजे बंद कर लेते हैं, अगेंस्ट ए सेटिंग सन, मतलब जब कोई पुअर होता है, सेटिंग सन मतलब जिसका सूर्यास्त हो रहा होता है, मतलब जैसे कोई पुअर होता है या फिर जिसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं होती, जो अपने लाइफ के स्ट्रगल डेज में होता है, तो लोग उसके सामने क्या कर लेते हैं, उसके लिए दरवाजा बंद कर लेते हैं अपने, समझ गए ना, दरवाजा बंद कर लेते हैं मतलब उसको सपोर्ट नहीं करते, उससे मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये लाइन बोली है टाइमन ऑफ एथेंस में। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, द सलिलकी बिगेनिंग विद
दो नेचर आर्ट माई गोडेस इज स्पोकन वाई। किसने बोला है लाइन? ये सारी लड़की किसने बोली होगी? दो नेचर आर्ट माई गोडेस, ये बोली है एडमंड ने। एडमंड कहाँ था? किंग लियर में, अच्छे से याद होगा आपको। किंग लियर में ना ग्लोस्टर है, नाम तो आपने सुना होगा अगर किंग लियर की समरी पढ़ी होगी तो ग्लोस्टर के दो बेटे होते हैं, एडगर और एडमंड। तो जो ये एडमंड होता है ये इसका बास्टर्ड सन होता है, मतलब इलेजिटिमेट, अवैध बेटा होता है। जो एडगर होता है वो उसकी जो मतलब वाइफ होती है वो मतलब लेजिटिमेट सन होता है, वैध बेटा। समझ रहे हो आप? तो एक्ट फर्स्ट सीन 2 की लाइन है। तो वो ना एडमंड इस बात से बहुत वो रहता है कि नेचर आर्ट माई गोडेस, वो कह रहा है ना कि नेचर उसका गाइड है, वही मेरा गोडेस है, मतलब भगवान है। तो हम ऐसी स्टूपिड कन्वर्सेशन में क्यों आए? क्यों लोग मुझे इस तरह की मतलब इडियोक्रेसी थिंग बोल रहे हैं कि बास्टर्ड है, इन्फीरियर है? मैं क्यों मानूँ इस बात को? जैसा एडगर है ऐसे ही तो मैं ही हूँ, मतलब जैसा उसका वैध बेटा है वो, जो उसकी वाइफ से रियल सन था उसका, ऐसा ही तो मैं हूँ ना। मैं कैसे इन्फीरियर हुआ? मेरी बॉडी भी तो ऐसी कॉम्पैक्ट है, मेरा माइंड ऐसा इंटेलिजेंट है, उसकी फिगर इतनी अच्छी है जैसे कि उसकी है, उसके रियल बेटे की, एडगर की, उसकी लीगल वाइफ से जो था वो। तो मुझे क्यों लोग ब्रांड, मतलब ऐसा ब्रांड देते हैं लोग, मुझे क्यों कहते हैं, मुझे लोग क्यों ऐसे वर्ड बोलते हैं, इन्फीरियर और बास्टर्ड? ये अपनी सरीलकी में बोला है एडमंड ने, याद रखना है। दो नेचर आर्ट माई गोडेस, मतलब नेचर उसका गाइड है ना, तो उसको कैसे क्यों बोला जा रहा है, उसको ऐसे क्यों इन्फीरियर बास्टर्ड बोला जा रहा है? इस तरह की लाइन बोली है उसने। नेक्स्ट, आई डू वंडर एवरी बिहेयर स्विफ्टर देन द मून्स स्पेयर, हु स्पीक्स दिस लाइन? ये कौन बोलता है? एक फेरी है, फेरी। बताओ फेरी वाला प्ले कौन सा था? याद करने की कोशिश करो। फेरी वाला प्ले था मिडसमर नाइट ड्रीम, 1595-96 के अराउंड आया है, मैंने आपको पहले ही बताया है। जो फेरी होती है ना, आई डू वंडर एवरीवेयर, मतलब वो ऐसे ही घूमती रहती है, फेरी ट्रेवल्स करती है एवरीवेयर। स्विफ्टर मतलब बहुत तेज, फास्टर मतलब इतनी स्विफ्टर, इतनी फास्टर देन द मून स्पेयर, मून की चांद की उससे भी, जैसे कि मतलब इतनी तेज। द फेरी ट्रेवल्स एवरीवेयर फास्टर देन द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा तेज़ उड़ रही है जितना कि चांद जो है रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। तो फेरी वर्क करती है किसके लिए? फेरी क्वीन के लिए। मैंने मिडसमर नाइट ड्रीम के बारे में पहले भी बताया है इसी वीडियो में, याद रखना है बस ये लाइन। एक फेरी ने बोली है, मैजिकल प्ले था ना ये, जैसे मैजिक दिखाया था, इसी वजह से ना पीप्स ने इस प्ले को बोला था, सैमुअल पीप्स ने, कि ये मोस्ट इंसिपिड और रिडिकुलस प्ले है दैट एवर आई सा इन माई लाइफ, मतलब ऐसा रिडिकुलस और ऐसा इंसिपिड प्ले जो मैंने कभी पहली बार देखा अपनी लाइफ में। इस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया था सैमुअल पीप्स ने मिडसमर नाइट ड्रीम को। ओके, नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज ए कन्वर्सेशन प्ले? कौन से प्ले है ऐसा जिसमें मतलब कन्वर्सेशन हुई है, कन्वर्सेशन दिखाई है? कन्वर्सेशन प्ले किसको बोला है, कौन सा प्ले है ऐसा? लव स्लेवर लोस्ट, 1595 में आया था। इट वॉज रिटन फॉर ए परफॉर्मेंस एट द इंस ऑफ कोर्ट, ये भी याद रखना है, प्रीवियस ईयर में आया है। इट वॉज रिटन फॉर ए परफॉर्मेंस एट द इंस ऑफ कोर्ट बिफोर क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के सामने। अच्छा, चार्ल्स लैम्ब ने ना ये क्वेश्चन आया है कि चार्ल्स लैम्ब ने इस प्ले के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड दिस प्ले कॉमेडी ऑफ लेजर, मतलब फुर्सत का प्ले, एक तरह से फुर्सत की कॉमेडी है। और मतलब एक तो इसमें लैक ऑफ प्लॉट था और आर्टिफिशियल बिहेवियर दिखाया गया था, इस वजह से बोला चार्ल्स लैम्ब ने इसको कॉमेडी ऑफ लेजर। ओके, और इस प्ले के बारे में क्या है? इस प्ले के बारे में हाँ एक पॉइंट और है, जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन मतलब लॉन्गेस्ट बोला गया है ना, स्पोकन बाय कोस्टार्ड, लॉन्गेस्ट वर्ड बोला है, मतलब लाइन बोली है एक्ट 5 सीन फर्स्ट में बोली गई है इस प्ले में, कोस्टार्ड ने बोली है। और लव स्लेवर लॉस्ट एंड मच अडू अबाउट नथिंग आर अर्ली एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स।
ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के एग्जाम्पल्स हैं, अर्ली एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट 1595 में आया था ना ये, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिज़ायर इंक्रीज दैट देयर वाई ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। क्या हुआ इसका मतलब? विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 1 है। इसमें ये बोला है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर, जो क्रीचर्स फेयरस्ट हैं मतलब अच्छे हैं, तो भी डिज़ायर इंक्रीज, हम चाहते हैं, हम डिज़ायर करते हैं कि वो बढ़ जाए। दैट देयर वाई ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई, ताकि जो उनकी सुंदरता है ना वो कभी मरे ना, माइट नेवर डाई। समझ गए ना? मतलब हम चाहते हैं अच्छे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ल्ड में आए। वी डिज़ायर ब्यूटीफुल क्रीचर टू मल्टीप्लाई, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ताकि उनकी जो ब्यूटी है ना वो इस संसार में क्या कर सके हम, प्रिजर्व मतलब उसको सुरक्षित करके रख सके। चाहते हैं ना अच्छे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों, डिज़ायर रखते हैं हम, वी डिज़ायर, तो हम इच्छा रखते हैं ना ताकि उनकी जो ब्यूटी है ना वो कभी मरे ना। ओके नेक्स्ट व्लादिमीर नेबोकोव्स नॉवल पेल फायर, उनका नॉवल था पेल फायर। उसका टाइटल जो है शेक्सपियर से किस प्ले से लिया गया है ये बताना है। तो ये टाइटल लिया गया है टाइमन ऑफ एथेंस। ओके टाइमन ऑफ एथेंस में ना एक स्पीच थी टाइमन की स्पीच थी एक्ट 4 सीन 2 में। वो लाइन थी ये, मतलब वो ये लाइन बोली थी, एंड हर पेल फायर सी स्नैच फ्रॉम द सन। पूरी ना मैं आपको बताने नहीं, मैं बस आपको एक लाइन बोल के बता रही हूँ, यहीं से ले आ रही हूँ ये रेफरेंस। एंड हर पेल फायर सी स्नैच फ्रॉम द सन। तो इसी लाइन से ना उन्होंने 2 वर्ड पिक कर लिए, पेल फायर, और अपना नॉवल लिख दिया व्लादिमीर ने। तो ये याद रखेंगे हम कि व्लादिमीर का जो नॉवल है पेल फायर, उसका टाइटल शेक्सपियर के किस प्ले से लिया है, वो लिया है टाइमन ऑफ एथेंस से। ओके नेक्स्ट ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स, द स्काई रिजॉइस इन द मॉर्निंग्स बर्थ। मतलब लाइन देख के ही आइडिया लग रहा है कि उसकी लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। नेचर वो थे ना, नेचर प्रकृति के प्रेमी थे वो। तो ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स, जितनी भी चीज़ें हम प्यार करते हैं मतलब वो कहाँ है, आउट ऑफ डोर है, घर के बाहर है, प्रकृति की तरफ जाने के लिए बोलते हैं ना वो। द स्काई रिजॉइस इन द मॉर्निंग्स बर्थ, मतलब आसमान भी रिजॉय करता है मॉर्निंग के बर्थ पे, जब सुबह मॉर्निंग होती है। अब हमें यह याद रखना है कि ये लाइन आई कहाँ पे है, ये लाइन आई है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का एक टाइटल और है द लीच गैदरर। ओके 1802 में आई थी, पब्लिश हुई थी 1807 में, पोएम इन 2 वॉल्यूम। और इस पोएम के बारे में ना एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो थॉमस हार्डी ने बोली है। थॉमस हार्डी ने मतलब इस पोएम के लिए बोला है द बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। ओके द बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, मतलब सबसे अच्छा इलाज है डिस्पेयर के लिए हमारे, हार्डी ने बोला है ये रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के बारे में। ओके नेक्स्ट विद सेक्रीफाइस बिफोर द राइजिंग मून वो हैव आई मेड बाई फ्रूटलेस होप इंस्पायर्ड, वेयर डू वी फाइंड दिस लाइन। हमें ये लाइन कहाँ से है, ये लाइन कहाँ से है, मतलब ये लाइन है लाडोमिया की, 1814 में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1815 में। बेस्ड है किसकी स्टोरी पे, ट्रोजन बार की एक नरेटिव पोएम है। और इस पोएम में यही है, मतलब ये लाइन आप समझ सकते हो लाइन से ही, विथ सेक्रीफाइस बिफोर द राइजिंग मून वो हैव आई मेड बाई फ्रूटलेस होप इंस्पायर्ड। मतलब इसमें यही है कि उस पोएम में ये एक्सप्रेस किया गया है पैशनेट लव फॉर हर हस्बैंड, दिखाती है ना वो जो वो है हीरोइन है इस प्ले की लाडोमिया, वो दिखाती है बहुत ज़्यादा पैशनेट लव अपने पति के लिए, इवन आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद। और मैंने इसकी स्टोरी आप अपनी पहले वाली वीडियो में बताई है, थोड़ा सा समरी बताई है, मतलब कि अपने हस्बैंड को वो बुला लेती है प्रेवरे से अपनी, और फिर से बताऊँ, नहीं रहने देती हूँ। नेक्स्ट एंड नेवर टर्न ए स्टोन अपीयर्स इन,
ये कहाँ पे आया है, नेवर टर्न्ड ए स्टोन, ये लाइन है माइकल की, 1800 में आई थी, याद रखना है। छोटी सी लाइन है बट याद रखनी है आपको। एक माइकल क्या है, एक पेस्टोरल पोएम है, पेस्टोरल नरेटिव रिटन इन ब्लैंक वर्स पे लिखी गई थी 1800 में, और पब्लिश हुई थी सेकेंड एडिशन में लिरिकल बैलेट का सेकेंड एडिशन 1800 में ही आया था, ये भी पता होगा आपको। और इसमें ज़्यादा करैक्टर नहीं है, एक तो माइकल ही है और उसका बेटा है ल्यूक, उसका नाम ल्यूक है, और माइकल की वाइफ का नाम इसाबेल है। और एक क्वेश्चन और आता है इससे माइकल से कि जो माइकल की कॉटेज है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इवनिंग स्टार। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है इस पोएम के बारे में, 2-3 बातें याद रखनी है। और इसको एंड करते हैं यहीं पे। ओके, थैंक यू।